हाँ जिब्बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज बात कर रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी 1991, पॉलिसी ऑफ 1991 और उसके बाद की कहानी। अब तक पुराने सब कुछ पढ़ लिया। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 से 1990 में एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर दिया था। आज 1991 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाई डिड इंडियन इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड टू अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? नई इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लॉन्च करी भारत ने? तो भाई देखो, अब तक जितना भी काम हमारे भारतीय सरकार ने किया था उसकी वजह से सब कुछ उल्टा पड़ गया और हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ गए जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पे मजबूर कर दिया। जैसे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बुरी तरह टूट गया था। जो पब्लिक सेक्टर सब उछल रहे थे वो सब खत्म हो गए क्योंकि वहां पर करप्शन आ गया था। फिस्कल डेफिसिट यानी कि हम बोरोइंग कर रहे थे, अब ये मान के चलिए अपनी जीडीपी का करीब 9% हम लोग बोरो करके ला रहे थे, मतलब वही पाकिस्तान वाली कहानी हो गई। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के अंदर आ गया। इन्फ्लेशन की रेट 17% से भी ऊपर निकल गई। जब ये सारी कहानी हुई, इंडियन इकोनॉमी वाज अबाउट टू कोलैप्स। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एंड द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का गठन किया, जिसके अंदर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। एक मिनट रुक जाओ। अगर आप ये वीडियो 15 या 16 मार्च के आसपास देख रहे हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट फ्री के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे एक एमसीक्यू टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हो रहे होंगे। 20 हैं तो 20 के 20 करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी आके कैसे भी आके देख सकता है। तो जाओ और पूरी डिटेल उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने इस पॉलिसी में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लेकर आए। सबसे पहले स्टेबलाइजिंग, देन स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने सबसे पहले कहा ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर निकालते हैं जो कि डेफिसिट को सुधारे, जिनको इन्होंने स्टेबलाइजिंग मेजर का नाम दिया, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। उसके बाद अगर वो सुधर जाता है तो उसके बाद वो लेकर आएंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी कि अब बिल्डिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म मेजर से, जिनका काम था कि इंडियन इकोनॉमी की एफिशिएंसी को और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करें। तो भाई इसी के तहत शुरू हुई हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया। सबसे पहले अगर लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ बैरियर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से हर प्रकार के बैरियर्स को हटा देना। 1991 से पहले इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाता था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सरकार ने हर जगह लॉन्च कर दी थी। तो सरकार ने लिबरलाइज किया 5 सेक्टर के अंदर, लिबरलाइज 5 सेक्टर: इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फिस्कल, फॉरेन और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री में कैसे लिबरलाइज किया। सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम कर दिया। सिर्फ 5 ऐसे सेक्टर छोड़े जहां पर आपको लाइसेंसिंग लेनी है, जैसे लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल। इसके बाद सरकार ने पब्लिक सेक्टर के रोल को जो 17 था 1956 के अंदर, उसको कम करके 3 कर दिया गया। एमआरटीपी एक्ट 1970 में गवर्नमेंट ने शुरू करा था, जिसका नाम था मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, कि भाई सरकार के अधिकार के अंदर सब कुछ रहेगा, अब उसको हटा दिया गया। फ्रीडम फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अब आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया। फाइनेंशियल सेक्टर में सरकार ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर बैंक को अधिकार दे दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक खोल सकते हैं। आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया गया। पहले आरबीआई चलाती थी, आरबीआई को फैसिलिटेटर बना दिया गया फाइनेंशियल सेक्टर का। एफडीआई को 51% कर दिया गया, मतलब बाहर से लोग आके अपनी कंपनी चला सकते हैं। एक्सपेंशन काफी ज्यादा आसान कर दिया। इसके बाद बात करें फिस्कल सेक्टर ने, टैक्स में सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को इजी कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स की रेट को भी कम कर दिया और साथ साथ में टैक्स के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। बात करते हैं फॉरेन सेक्टर में सरकार ने कैसे लिबरलाइज किया। फॉरेन सेक्टर के अंदर सरकार ने डिवैल्यूएशन किया जान करके, ताकि बाहर से लोग जो है वो इंडिया के अंदर आके काम करें। फिक्स हटा के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को यूज करा, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वैल्यू फ्लक्चुएशन करा, जिससे लोगों की डिपेंडेंसी और बढ़ गई। आगे बात करते हैं, 5वां काम जो सरकार ने किया वो था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, यानी कि सरकार ने व्यापार के अंदर सबसे पहले कोटा को हटाया, टैक्स को कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया, लाइसेंसिंग को हटा दिया, कुछ एनवायरमेंट सेंसिटिव चीजों को छोड़कर। ये सब सरकार ने लिबरलाइजेशन के हेड के अंदर किया। इसके बाद अगर प्राइवेटाइजेशन के हेड के अंदर की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया। ठीक है, जो 17 इंडस्ट्री में था उसको हटा के एटॉमिक पावर, रेलवे और डिफेंस में ही पब्लिक को छोड़ा, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। सरकार ने जो लॉस मेकिंग यूनिट थी उसको बेच दिया गया, किसको? प्राइवेट को उन लोगों ने बेच दिया, कुछ हिस्सा बेच दिया, कई जगह सारी की सारी इंडस्ट्री को बेच दिया। नवरत्न कंपनी सरकार ने लॉन्च करी, 9 ऐसी कंपनी जो सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी।
इसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो सरकार ने ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले काम किया कि एफडीआई की लिमिट को 40 से बढ़ाकर 51 कर दिया गया, यानी बाहर से आने वाले अब अधिकार लेकर आएंगे। टैरिफ को सरकार ने जितना पॉसिबल लिमिट हो सकता है उसको कम कर दिया ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कोटा सिस्टम को सरकार ने हटा दिया गया और इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया 2001 से, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, यानी कि सरकार ने वो इस पूरा का पूरा काम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम को लेकर शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट है, जैसे आउटसोर्सिंग एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले बात करें आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपल भाषा में है कि हम बेसिक रूटीन वर्क को दूसरे देश से करवा लेते हैं। जैसे भारत के अंदर क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर की सारी कंपनीज आउटसोर्स करने के लिए इंडिया के लेबर को यूज करते हैं और इस वजह से इंडिया में बाहर का इन्वेस्टमेंट काफी हद तक आने लगा। अगर बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सरकार ने एक ऐसे जोन बनाए जहां पर सस्ती लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 ईयर टैक्स फ्री प्लान एंड लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करिए। अगर आप वहां आके अपना धंधा खोलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत सारे फायदे और नुकसान हुए। फायदे की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्फ्लेशन 17% से कम होकर 6.5% के आसपास आ गया, फिस्कल डेफिसिट 8.5 से कम होकर 5 आ गया और अब 3 के आसपास चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी खत्म हो गया और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया। फायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान क्या हुआ, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम नहीं किया, सिक्योरिटी ऑफ जॉब कम हो गई, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो बढ़ गई और छोटी छोटी जो थी वो और खराब हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी डोमेस्टिक इन्वेस्टर के हिसाब से सही नहीं थी, तो ये काम खराब हो गया। आखिरी टॉपिक के बारे में बात करें तो डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले गेट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, एस्टेब्लिश इन 1948 विद 23 कंट्रीज, जिसको अब 1 जनवरी 1995 के बाद डब्ल्यूटीओ का नाम दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसकी देखरेख करने का ये काम करता है। करीब 164 मेंबर हैं कंट्रीज के अंदर और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है। इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, टैरिफ बैरियर को हटाना और एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये 1991 का पूरा चैप्टर आप लोगों का हो जाता है समाप्त। इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, गुड बाय, नमस्कार।